मैक्रो लेवल की समीक्षा आपसे चाहता हूं और कैसे ये माना जाए कि हां सचमुच यहां दो फेज में पिछड़ती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। राजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो थर्ड फेज में खत्म हो जाएगा। थर्ड फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कोई राज्य बचेगा नहीं जहां एक्सक्लूसिवली भारतीय जनता पार्टी शासन में है और जहां कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। थर्ड फेज में राजस्थान तो सेकंड फेज में हो गया है, छत्तीसगढ़ थर्ड फेज में हो जाएगा, गुजरात थर्ड फेज में हो जाएगा, कर्नाटक थर्ड फेज में पूरा हो जाएगा, उत्तराखंड पहले फेज में हो चुका है, मध्य प्रदेश की केवल 8 सीटें बचेंगी और वो मालवा रीजन की बचेंगी जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। मतलब अभी 21 सीटों का हो गया है, 21 सीटों का हो जाएगा थर्ड फेज तक। थर्ड फेज के बाद 8 सीटें बचेंगी। तो ये जो 116 सीटों का जो निपटारा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी को खत्म कर देगा। मोदी जी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, इस बार देश गलती कर रहा है और जानबूझ करके कर रहा है। देश चाहता है गलती करे क्योंकि उसको लगता है 2 बार सही किया था, इस बार गलती करके भी देखना चाहिए। 2014 में देश को लगा वो सही कर रहा है, फिर 2019 में लगा कि सही कर रहा है, अब देश को लग रहा है कि उसको एक बार गलती भी करके देखना चाहिए कि मोदी जी को हटा दें तो कितना नुकसान होता है देश का। ये बीजेपी का मामला खत्म हो चुका है लगभग, मेरे ख्याल से, जो मैं देख रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब आप तो जानते हैं, आपके परिवार में चावल ज्यादा खाते ही होंगे। चावल पका कि नहीं, उसके लिए केवल एक चावल का दाना निकाल के देख लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि चावल पका कि नहीं पका। पूरे चावल को नहीं देखते हैं उसमें। पहले फेज के बाद जो तिल मिलाहट दिख रही है, पहले फेज के बाद अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं, 8% की कमी है, 10% की कमी वोटिंग की सेकंड फेज में। उन्होंने कहा कि आपके विधायक निकले नहीं है और 4 जून के बाद सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कल उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के यहाँ लोग नहीं निकले हैं और जहां 4 जून को जिनके यहाँ परफॉर्मेंस पूरा खराब पाया गया, उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा और जिन विधायकों के यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये कल की बात है। आप इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए कि बीजेपी की जो ताकत थी, कोर स्ट्रेंथ कहाँ थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा धक्का यहीं से लगा है। जब व्यक्ति को घर में अपमानित किया जाए या निराश किया जाए तो उसका मैसेज बाहर कैसा पहुंचता है, आप समझिए कि ये सेकंड फेज का जो मैसेज है देश में कैसा पहुंचा होगा। बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कैसा पहुंचा होगा। ये मतों का जो परसेंटेज जो आप बता रहे थे अभी जी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यूपी में 7% कम हो सकता है। कारण ये कि जो
कंपोजिशन है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, और जो योगी जी का हिंदुत्व पर होल्ड है, या मध्य प्रदेश में, इसके कारण क्या हैं? हमको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो समझ में आता है कि ये जो नेतृत्व का परिवर्तन किया गया, जिस तरह के मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बिठाया वहां, वो एक रीजन है कि उनकी पकड़ ही नहीं थी। राजस्थान में अगर वसुंधरा होती, मध्य प्रदेश में शिवराज होते, छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह होते, तो चीजें अलग होती। यूपी सबसे बड़ा सरप्राइज है इसमें, और जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि यूपी से बड़ा धक्का मिलने वाला है, और उसमें यह भी चर्चा है कि क्या योगी जी उस तरह का इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में लिया था, 2019 में लिया था बीजेपी को जिताने का। तो ये जो आपका सवाल है, ये पूरा इस बात पर है कि मेरा जो कहना है जी। कि 4 जून को जो आप कह रहे हैं कि हम बैठकर क्या बात करेंगे, हम कई तरह की बातें करेंगे 4 जून को। और हमको एक चीज और मान के चलना चाहिए, जो मैं मान के चल रहा हूं, कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। जिस तरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति उनको बुलाएंगी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, और मोदी जी सरकार बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन किन का साथ उनको मिल सकता है, वो लेना चाहेंगे, या आने वाले 4 चरणों में, 5 चरणों में वो कोई सरप्राइज देश को देना चाहते हैं क्या, या देंगे। अभी उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला है, इमोशनल कार्ड नहीं खेला है। इमोशनल कार्ड में आदमी भावुक होके आंसू वगैरह बहाता है। हालांकि मोदी जी के बारे में बहुत ही कठोर हृदय हैं वो, जिन्होंने गुजरात के दंगों के टाइम अगर आंसू नहीं बहाए, कोविड के टाइम में नहीं बहाए, तो अभी तो कोई कारण है नहीं, या पुलवामा के टाइम नहीं बहाए। ट्रेजेडीज में अगर नहीं बहाए, तो अब वो आज तो कोई कारण बनता नहीं है कि वो कोई आंसू उनकी आंखों में दिखेंगे। पर फिर भी वो एक इमोशनल कार्ड तो खेल ही सकते हैं। इस चुनाव की जो सबसे बड़ी बात होगी, राजीव जी, जो 4 तारीख को आप बात करेंगे, उसकी जो सबसे प्रमुख घटना होगी वो ये होगी कि देश ने हिंदू मुस्लिम कार्ड को सिरे से खारिज कर दिया है। ये जो 2 चरणों का जो परिणाम है, जो आपको दिख रहा है, कम पोलिंग का, या बीजेपी में निराशा दिख रही है, उसका कारण ये कि बीजेपी जो लोग हैं वो अब हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है, वो जो मोदी जी ने बार बार रिपीट किया, उसके कारण क्या हुआ कि पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई। मतलब घोषणा पत्र में है नहीं कि मकान छीन लेंगे, है नहीं कि संपत्ति छीन लेंगे, है नहीं कि मंगलसूत्र ले लेंगे, है नहीं कि शरीयत लागू कर देंगे, है नहीं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र एक जैसा है। लोगों में मैसेज ये गया कि प्रधानमंत्री सत्य नहीं बोल रहे हैं, और वो झूठ के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसका जो खामियाजा है वो उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है, जो उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं।
उम्मीदवारों से कहा गया था कि आपको मोदी जी की छवि पर चुनाव लड़ना है, और मोदी जी की छवि पूरी तरह से टूट गई है, खंडित हो गई है। तो उम्मीदवारों के पास कुछ कहने को भी नहीं है, और बीजेपी के पास घोषणा पत्र भी नहीं है जिसके आधार पर वो कुछ दावे कर सकें। जी। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये जो चुनाव है, तीसरे चरण के बाद बीजेपी के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में जहां सातों चरणों में होना है, वहां बीजेपी को काफी निराशा हाथ लगने वाली है। और सबसे बड़ी निराशा बीजेपी को बिहार से लगेगी, जहां जेडीयू कुछ नहीं कर पाएगी और बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ वहां है। और यूपी में जो दिख रहा है अभी, वो ये दिख रहा है कि पिछले चुनाव में 2004 के मुकाबले 9 सीटें कम हो गई थी बीजेपी की। इस बार हो सकता है कि और ज्यादा 18 सीटें या 27 सीटें कम हो जाएं। ये चुनाव बहुत ही एक अलग किस्म का चुनाव बन रहा है, और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, प्रधानमंत्री जी का गुस्सा, नाराजगी अपने खुद के लोगों पर, अपने मंत्रियों पर, कार्यकर्ताओं पर, और बढ़ती जाएगी। और हो सकता है कि वो कुछ इस तरह की घोषणाएं करें जिसको देश पसंद नहीं करे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या कुछ हो सकता है, ये आप बता रहे थे, श्रवण गर्ग साहब बता रहे थे। आगे थर्ड चरण, जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी जी। मैं आपको केवल एक बात कह रहा हूं जो आपने उल्लेख किया था। जी। मैं यकीन पूर्वक कह सकता हूं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके कई कारण हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। मुझे जब आप दूसरी बार मौका देंगे तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। हो जी, सकता है बिल्कुल। तब तक आपके पास खबर भी आ जाए। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और तो एक तो ये कि वीवीपैट के बारे में कह रहा हूं कि सेकंड फेज जब खत्म होने आया, तब उनका फैसला आया, तब तक 130 सीटों पर मतदान हो चुका था, 130। आप ये मान के चलिए कि ये 130 सीटें बहुत ही सुरक्षित मतदान के क्षेत्र में हुई हैं। इसलिए ये वो जो मत पेटियां थी वो सील हो गई 130 की। और उनके साथ कुछ आवाज इको हो रही है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, राजीव, हाँ। जी जी दूसरा जो आपका मुख्य सवाल है, पहले उस पे आ जाते हैं कि 28, 29, 30 और 2 मई को राहुल गांधी के जो कार्यक्रम हैं वो गुजरात और कर्नाटक के हैं जो घोषित हुए हैं। जो चर्चा है वो 1 और 3 मई को नामांकन पत्र भरने की है, वो संभव नहीं है। जी दूसरा ये कि राहुल गांधी की जरूरत इस समय अमेठी को नहीं है, देश को है। और तमाम लोग उनको एंगेज करना चाहते हैं अमेठी में, जी और उसको एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक इंटरप्रिटेशन है कि राहुल गांधी को अपनी ताकत कहाँ लगाना चाहिए, अमेठी में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और स्मृति ईरानी को एक बड़ा मौका देकर ऊंचे पेडेस्टल पे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए, राहुल गांधी उस चक्कर में पड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी के सामने इस समय लक्ष्य अमेठी में जीतना नहीं है, देश को जीतना है। और स्मृति ईरानी को हराना नहीं है, मोदी को हराना है। तो इसलिए वो तमाम लोग जो राहुल गांधी के अमेठी पर सट्टा लगा रहे हैं, उनको अब ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, उनको वापस ले लेना चाहिए अपने पैसे। ऐसा मेरा सुझाव है।
अब आपके पास जो 2-3 मिनट बचे हैं उसमें एक तो ये मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान से खबर मेरे पास आई कि जो सीनियर सिटीजन है, जो प्रशांत जी ने कहा, कई चीजें इन्होंने जो खत्म की। पहले ये था कि 80 साल से ऊपर के लोगों के यहाँ वो घर पे जाकर मतदान करवाएंगे। इस बार 85 साल के कर दिया उन्होंने। उनको ये लगता है कि 80 साल का आदमी तो जा सकता है वहां पर, 84 साल का भी जा सकता है मतदान केंद्र पर। राजस्थान में जो मत पेटियां गई हैं वो सील्ड नहीं गई हैं, उनमें ताले नहीं लगे थे। जो प्रामाणिक खबर है, वो तार से अटके हुए मत पेटियां लेकर 85 साल के ऊपर के लोगों के यहाँ गए थे। तीसरा पॉइंट जो आपने बताया गुजरात में क्षत्रियों का, जी, ये बड़ा पॉइंट ये है कि वहां रूपाला को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला को ने जो टिप्पणी की थी क्षत्रियों को लेकर, उसको लेकर जो विद्रोह मचा, तो उनसे मांग की गई मोदी जी से कि इनका टिकट आप काट दीजिए। मोदी जी ने लगा कि ये वो कैसे मान सकते हैं, लोगों के कहने पर कैसे टिकट काट सकते हैं। उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और टिकट नहीं काटा। इसका बहुत बड़ा नुकसान पूरे के पूरे गुजरात में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की तरफ से बीजेपी को होने वाला है। आपने एक सवाल पूछा था कि मोदी जी ने क्या गलती की। जी, मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती ये की, राजीव जी, कि जो भी निराशा है उसको उजागर कर दिया, पहले फेज के बाद ही कर दिया। अगर वो मतदाता, अपने कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने या मंत्रियों ने काम नहीं किया है तो वो चुपचाप बैठ सकते थे। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को फटकारा है हाई कमांड ने, लोगों के बाहर नहीं आने को, उसके कारण ऊपर से लेकर नीचे तक निराशा का माहौल ये चला गया कि ये तो हार रहे हैं। जो जीत की लड़ाई लड़ता है वो इस तरह से डिमोरलाइज नहीं करता है अपने लोगों को। तो ये जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बाद की, वो ये की कि अपने ही लोगों को डिमोरलाइज कर दिया। अब आधे मिनट में आखिरी पॉइंट बोलता हूं मैं। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने प्रेम कुमार जी से पूछा, अगर हम ध्यान दें तो जो ओवैसी हैं उनकी गतिविधियों को गौर करें तो ओवैसी और उनके भाई इस समय हैदराबाद में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। पूरे के पूरे तेलंगाना में वो लोग कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और उन्होंने निकलना बंद कर दिया है वहां से। केवल एक कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है बिहार में। तो एक बड़ा परिवर्तन मुस्लिम पॉलिटिक्स में आया है, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका टाइम हो गया, इसलिए मैं अब बंद कर रहा हूं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक सबमिशन बस, कि अमेठी से क्या प्रियंका लड़ेंगी? क्या लगता है आपको? बस जब सट्टा ही चल रहा है उस हिसाब से। प्रियंका रायबरेली से लड़ सकती हैं, अमेठी से नहीं लड़ेंगी। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में, और बहुत खुले दिल से आप लोग अपनी बात रखते हैं।